बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट के बाद महंगाई का एक बड़ा तूफान सर उठाता नजर आ रहा है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने निजी टीवी के शो में गुफ्तगू की है और कहा है कि आवाम की तकलीफ का एहसास है। ये बजट हुकूमत के लिए भी आसान फैसला नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 से 4 साल में $100 अरब की फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। ताहम बजट IMF की शराकत दारी के साथ बनाना था। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इनके 3,500 अरब रुपए के टैक्स के मुतालबे को पूरा करना पड़ा, यानी IMF के। हुकूमत के इकदाम के बावजूद आवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जहां पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने 5 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। महंगाई के खिलाफ एक बड़ी अवामी एहतजाजी लहर भी सर उठाती नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ कौम को रिलीफ दें, इससे पहले कि कौम बिखर जाए और जाने का रास्ता भी ना मिले। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि धरने से उठने की सिर्फ एक शर्त होगी और वो शर्त ये है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। हम अनारकी और जलाओ घेराव नहीं चाहते। अगर इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया तो हमारे पास प्लान B और C मौजूद हैं। हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं, अवाम से इत्तेहाद कर लिया है और उन्हीं से मिलकर धरना देंगे। इस्लामाबाद जलाओ घिराओ या गोली के लिए नहीं, अपना हक लेने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा कि मुल्क में महंगाई की लहर क्या एहतजाज अवाम को हक दिलवा सकते हैं। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ज़ाहिर है ये एक एहतजाज जो जमात इस्लामी करने जा रही है, लेकिन इससे पहले जिस तरह का बजट आया और जिस तरह की स्टेटमेंट वज़ीर ख़जाना की आई और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि IMF के साथ मिलकर बनाया, ऑल्दो ये सब जानते हैं कि IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, मगर एक आम आदमी को रिलीफ देने की जो जिम्मेदारी है वो भी हुकूमत की है। तो आपको लगता है कि ये जो अब एहतजाज की लहर है, क्या इसके प्रेशर में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोई रिलीफ दे सकेगी आवाम को? गवर्नमेंट तो तैयार नहीं है दुआ। अगर गवर्नमेंट रिलीफ देने के लिए तैयार होती तो बहुत से तरीके थे गवर्नमेंट के पास, लेकिन हमें समझ आ गई कि गवर्नमेंट, बहरहाल मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जैसे अली परवेज़ मलिक साहब आज फरमा रहे थे, सारे हुक्मरानों से एक रिक्वेस्ट होगी कि ये कहना खुदारा छोड़ दें कि हमें अवाम की तकालीफ का एहसास है। नो, आपको नहीं है। अगर आपको एहसास होता तो ये आप ना कर रहे होते आम आदमी के साथ जो कर रहे हैं। अभी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आपने बताया, ये आगाज़ है दुआ, ये इस मुल्क में एहतजाज का ये जो करने जा रहे हैं, जमात इस्लामी जो अनाउंस कर चुकी है। यकीन करें कि आम आदमी वो इस वक्त ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देख रहा है, ना किसी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ देख रहा है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे घर में जो अजाब मुसल्लत हो गया है, मैंने उससे कैसे निकलना है। ये हाफिज साहब ने भी लास्ट ये बात की थी कि जी वो ख़वातीन अपना जेवर बेच के बिल जमा करा रही हैं। जेवर बेच के भी बिल जमा हो गए, कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल बेच के अपने बिल जमा करा दिए, उधार भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब गालिबन घर बिकने रह गए। उसके बाद अगर किसी गरीब आदमी का अपना कोई घर है, कुछ छत उसको मैसर है, तो उसके पास तो हाल यही रह जाएगा कि वो उसको बेचे और बिल दे के वहाँ किसी झोपड़ी में शिफ्ट हो जाए जहाँ किसी को ना मीटर हो ना बिल देने की ज़रूरत पड़े। ये भी मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इससे पहले भी जब बिजली बहुत महंगी हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर एहतजाज किया था, लेकिन आई थिंक वो स्टिल लोगों के लिए अफोर्डेबल थी। अब जो इस दफ़ा जो बिल्स आए हैं वो खुदा की पनाह, लोग जितना उस पर एहतजाज कर रहे हैं, वो हम ये भी कहते होते हैं कि शायद वो लोग एहतजाज के लिए कहते हैं कि जी वो चितर मारने वाले बढ़ा दें। मेरा ख्याल है बात उससे आगे जा चुकी है और ये समझने के लिए तैयार नहीं है। सच्ची बात है। अभी रिसेंटली कीनिया की मिसाल आपके सामने, वहाँ जो हुआ, और ये तहरीक किसी एक मुल्क में इस तरह से होती है तो वो वहाँ नहीं रहती, ये जहन में रखिएगा। क्योंकि आखिरी वक्त तक ये उस दिन गालिबन फैसल जिक्र कर रहे थे बरतानिया का कि जब फ्रांस में इनकलाब आया था तो वो उस वक्त बरतानिया के हालात भी उससे मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन वो समझदार कौम है, गोरे बहुत समझदार है ना, उन्होंने इस्लाहात करके अपना सिस्टम बचा लिया। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब जिस तरह से डिटाई के साथ आप चीज़ें करते जा रहे हैं,
आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं है कि जी वो ठीक है जी, हमने जो मंसूबे मुकम्मल करने थे उनको अधूरा नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने अरकान पार्लियामेंट के लिए पैसा रख लिया, हमने शोहदा से बढ़ा के वो हाजिर और रिटायर्ड तमाम फौजी अफसरान, मैं अफसरान इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो बहुत ऊंचे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आम ब्यूरोक्रेट बेचारा जो 17, 18 में या 16 में होता है, उसके पास तो इतना नहीं होता पैसा कि कोई इन्वेस्ट करके कहीं खरीदो फरोख्त कर सके उसकी किसी प्लॉट की। तो जाहिर है उनके लिए आपने रिलीफ रखा, अपने लिए आपने रिलीफ रखा, कोई 1 रुपया कम नहीं किया और बस ये कह देते हैं कि जी पूरी काबीना तनख्वाह नहीं ले रही, मराहत नहीं ले रही, और वो 25 से 30 कर लिया आपने वाउचर, वो जो ट्रैवल के हैं, और बिजनेस क्लास आपकी होती है, और आम आदमी के लिए आपने, मतलब आप ये नहीं सोच रहे कि ये जो आपने टैक्स लगाया है ये उस पे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है ना अमीर लोग सफर करते हैं जहाज से, गरीब आदमी तो कर नहीं सकता। वो जो मजदूरी कर रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी मजबूरी है जहाज पे सफर करना, दुआ, वो जाहिर है पैदल तो नहीं आ सकता वहां से, ना गाड़ी पकड़ के आ सकता है, तो उस पे भी आपने टैक्स लगा दिया, और प्रैक्टिकली लोगों की इनकम कम होती जा रही है तेजी से, और महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका मुकाबला नहीं हो सकेगा। मिडिल क्लास आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, अब अपर मिडिल क्लास को आप लोअर मिडिल क्लास में लेके आ रहे हैं, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी, और जिस मुल्क की मिडिल क्लास खत्म हो जाए अल्लाह ताला रहम करें, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आमिर साहब, अभी भी बिल जो आए, अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो एक आदमी जिसकी तनख्वाह, ये हमारे ऑफिस में भी एक ऐसा वो ऑफिस बॉय है जो 12,000 15,000 तनख्वाह लेता है, लेकिन उसकी जो बिल आया और उसके घर में एक पंखा और एक बल्ब है, और उसके घर का बिल आया 31,000 रुपए। मतलब ये हालात हैं, और अभी भी IMF जो है वो मुतालबा कर रही है कि 5 रुपए और बढ़ा दो, और ऊपर से जिस तरह के ये बयानात सामने आ रहे हैं, आपको लगता है अब ये पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं इनका एक एहतजाज, मुज़ाकरात ज़ाहिर है उस तरह से नहीं हो पा रहे हुकूमत के साथ, और जमात इस्लामी भी सड़कों पर आने का कह रही है, तो क्या आने वाले दिनों में हुकूमत क्या करेगी? कोई बेहतरी का रास्ता है जो आवाम को देगी? पहले तो आपके इस फिक्रे पे टेक्निकली मेरा एतराज़ है कि हमारे दफ्तर में किसी ऑफिस बॉय की इतनी कम तनख्वाह नहीं है, वो मिनिमम वेज तो दे ही रहे हैं ना सबको। दूसरी बात, जाहिर है कि अंदाजा है मेरा, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रही आमिर साहब, अंदाजा है मेरा। नहीं, वो ठीक कर दी दुआ। मैंने भी इसीलिए जानबूझ के कही कि बहुत ज़्यादा फायरी स्पीच अयाज साहब की हो चुकी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइट करें ना इस बात को, क्योंकि ये ना हो कि वो इनकलाब जो अगस्त और सितंबर में आना है वो अभी शुरू हो जाए, तो मसला बड़ा तेज़ी से ख़राब हो जाएगा, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जानी है। तो वो ज़रा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आंच लगाएं इसको। तो बिल्कुल जो अयाज साहब ने बात स्टार्ट की ना कि हुक्मरान आम आदमी की बात ना करें, मैं उससे पहले जब आपने हाफिज नईमुर रहमान साहब की सुनाई दी तो मैंने लिखा था कि हाफिज साहब जान दो, ये अवाम दी जान चढ़ दो। ये अवाम का कह के हुक्मरान हो या अपोजिशन वाले हों, सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं कह रहा हूँ, हाफिज साहब बताएं, नवंबर 22 से सराजुल हक थे ना उस वक्त अमीर जमात इस्लामी, आप कराची के अमीर थे, ये स्लैब सिस्टम 200 रुपए का आया, तो 200 यूनिट का आया था, किसने जाके इससे स्टे लेने की कोशिश की? आपको पता है हमारे तो जज फौरन स्कूटी दें खातून को, मर्द को दें तो मोटरसाइकिल दें तो कहते हैं बूढ़ी करने चला जाएगा गर्ल्स कॉलेज पे, तो फौरन स्टे मिल जाता। किसी ने क्यों नहीं उठाई ये बात कि 201 पे आपका रेट इतना बढ़ जाता है? कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी मुझे बताएं जो कोर्ट में स्टे लेने गया हो। ये सब लफ्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से है, गोला बारूद है। ये पहले एक तरफ बैठे होते हैं तो उस तरफ से बात कर रहे होते हैं, इधर बैठे होते हैं तो इस तरह की बात कर रहे होते हैं। किसी का नाम ले दें मुझे कि जी इस अवामी हकूक के मामले पे हमारे दोस्त कैसर शरीफ साहब हैं, वो जो बड़े बर्थडे केक भी सबके लिए बांटते हैं, उनसे पूछ लें कि कहीं उन्होंने भी कोई स्टे लेने की कोशिश की कि ये 200 से 201 पे 5,000 रुपए का इजाफा, मतलब अभी तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, नवंबर में लगा था, ठीक है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में पिछली, तो किसी ने स्टे मांगा कि ये एक गैर इंसानी फैसला है कि आप या तो स्लैब करें ना कि जी फिर 250 पे इतना होगा, 300 पे इतना होगा। लोग कहते हैं कि वापडा एहलकार 190-97 वाले को 201 लिख देते हैं ताकि अगले 6 महीने तो 8,000 ही बिल आएगा। क्या उस एहलकार की जेब में पैसे जाने हैं? नहीं जाने। हर चीज़ की कोई मंतक होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता है गरीब तरीन आदमी के सब बंदे अपनी अपनी ना कोशिश करते हैं। अगर मैं और आप ठंडे कमरे में बैठ के ऑफिस के यहाँ पे तज्जिया करके जाते हैं तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस दफ्तर के इस स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है कैमरों और लाइट्स में कि एसी होगा, कि आपके घर पे हर वक्त एसी चल रहा हो।
आपके घर में बिल के पैसे नहीं है, आपको पता है, और आपका बिल इतना ज़्यादा आए। ये सबको अपनी अपनी मतलब मैं किसी की जवाब नहीं देने की कोशिश कर रहा। पहले हमें सबको खर्चे रोकने हैं। जाहिर है हम रोज़ाना की बुनियाद पे कह रहे हैं कि कोई ख्याल नहीं है। आज तो आप 6 चीज़ें गिन लें कि जी वो GOR की कोठियां बनने जा रही हैं, DHA में इतने पैसे, ऑफिसर्स मैस क्लब में इतने पैसे, फलाने, वो सब होते हैं। यहाँ पे गवर्नर हाउस भी गिरने थे, यहाँ पे PM हाउस में यूनिवर्सिटी बननी थी, किसी ने जिसने वादे किए थे उसने भी कोई कम किए। ये मनसूबे पाइपलाइन में होते हैं और हर ब्यूरोक्रेसी का रुकन इसको फ़र्ज समझ के, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में ये काम चलते रहते हैं, कोई नहीं रुकता। इशू ये है कि हमारे यहाँ से लोगों की बात करने के लिए खड़ा कौन है? कोई भी नहीं खड़ा। तो हमें सबसे पहले अपने आप को संभालना है, हमें रोजगार अपना बढ़ाना है, मेहनत करनी है तकरीरों की बजाय, क्योंकि हम सब लोग सोशल मीडिया पे कथारसिस करके ना एक दूसरे को गालियां देके ये पूरा मिजाज बन गया हुआ है। एक घर में वो बहुत अरसे से बात हो रही है, पहले एक कमाता था 8 खाते थे, अब सबको कमाना है, कमाने के लिए हराम है जो कोई तैयार हो। एक अगर कोई पाकिस्तान से बाहर चला गया तो सारे उसको लूटने में मसरूफ हो जाते हैं। जब उसको लूटते हैं, कोई चीज़ बनाने के लिए पैसे भेजता है, वो भी अपने नाम पे। सगे रिश्तेदार बहन भाइयों में ये केसेस मौजूद हैं हर जगह पे कि उन्होंने जिस बंदे ने कमाया उसके बच्चों का ही नहीं ख्याल रखा। हम मिनासुल कौम चोरी की आदत में जा चुके हैं, गीबत में जा चुके हैं। ये हुक्मरानों को तो आप भूल जाएं, पिछलों से लेके और आज तक के दिन तक जो दोशंबे में बैठे हुए हैं, इन्होंने किसी उस बंदे पे हाथ नहीं डाला जो इनके दोस्त का हो, कारोबार ऐसा हो उसका। तकरीरें सुन ली ना सबकी, और एक्सपोर्ट की इजाजत हो गई चीनी की। और भाई मर जाए ये सनतकार, हमें उससे क्या है? आम आदमी के लिए कितनी चीनी सस्ती हुई है पहले तो आप ये बता देना। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप जब गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, सारे पैसे उन दिनों में किए जब दावे हो रहे थे कि जी हम इंपोर्ट बिल्कुल रोक रहे हैं, निगरान दौर की बात कर रहा हूं, हम डॉलर को नीचे ला रहे हैं, और सारा डॉलर जो है ना गंदम की इंपोर्ट पे लगा दिया। किसी को पकड़ा? वो जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी कमेटी, उसके अंदर जिनके नाम आए उसके आगे गायब है। कमेटी के सरबराह ने रिपोर्ट दे दी है, उसके बाद एक्शन नदारत, क्योंकि उसमें फिर बड़े लोगों के हाथ आ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे $1 मिलियन नहीं कमाए गए कि आम आदमी की जेब में चले जाएं। ये सब जगहों पे सब बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन तकरीरें आप करा लें, माशाल्लाह, जिस तरह मैं जिस पहले अखबार में गया उनके मैंने वो फौत हो गए, क्या कहूं उसके ऊपर कि गा गेगी के अलावा नहीं सुना। उन्होंने भी गा गेगी गाया और तनख्वाह कभी किसी को न दी अल्लाह के फजल से। बिल्कुल फ्रॉड पे मबनी, माफिया, रोना पिटना कि जी पता नहीं मुझे पल्ले से दे जाओ, और बच्चे मर्सिडीजों में घूमते हैं। ये हमारे प्राइवेट मालकान हो या सरकार के बैठे हुए अशराफिया हो, सब इसी तरह जुल्म और सितम करते हैं। सही जी। फैसल साहब, ये कितना तकलीफ दे है कि फिर यही हुक्मरान बैठ के मीडिया से बात करते हैं जब आवाम देख सुन रही होती है, और ये कह रहे होते हैं कि हमने महंगाई पर काबू पा लिया, हमारा मकसद था आम आदमी को रिलीफ देना और हमने दे दिया, जबकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें तो आम आदमी बेचारा खुदकुशी करने पे मजबूर है। फैसल साहब, आज की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, आज की जो ज़मीनी सूरत-ए-हाल है, वो माजी की ज़मीनी सूरत-ए-हाल से बहुत मुख्तलिफ है। इसका कोई तकाबली जायज़ा ही नहीं ले सकते। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कोई इसका जो है ना तकाबली जायज़ा नहीं है। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये इसकी कैलकुलेशन भी जो है ना किसी के पास नहीं है। ये कहीं तो ये मामला जाके रुकेगा, कहीं तो एक लावा जो है फटेगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसकी कैलकुलेशन भी नहीं है। या इसी तरह एक कौम जो है सिसक के जो अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन भी गुजारेगी, ये भी कोई किसी के पास जो है वो कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन मैं ये जो जमात इस्लामी के धरने के हवाले से एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं हाफिज नईम साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो कोई भी काम जो है वो बगैर होमवर्क के नहीं करते। जमात इस्लामी कराची के अंदर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने पूरी जमात इस्लामी को कराची के अंदर खड़ा किया है। और ये कहना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर कराची में कोई मौसर आवाज़ बनी तो वो सिर्फ और सिर्फ हाफिज नईम की आवाज़ थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ताकतवर लोग जिनका कोई नाम नहीं ले सकता, जिनका कोई टीवी में जिक्र भी नहीं कर सकता, नाम अगर कहीं से आ जाए तो बीप चल जाती है, उनके खिलाफ भी किसी ने जद्दोजहद की तो हाफिज नईम ने की। तो ये जो 8 फरवरी को तो एक तहरीक इंसाफ की लहर थी, उस लहर में जो है वो सारे बह गए। अगर वो लहर नहीं होती तो कराची में हाफिज नईम को बहुत वोट पड़ा है। और फिर हाफिज नईम ने अपने अमल से क्या साबित किया, अगर 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में किसी इंसान का किरदार सामने आया तो वो सिर्फ हाफिज नईम ही था जीतने वालों में, फॉर्म 47 के, जिसने अपनी सीट ये कह के वापस कर दी थी कि मुझे जो है ना खैरात और भीख में सीट नहीं चाहिए, मैं सीट हार चुका हूँ। ये जो सोच है या ये इतना बड़ा दिल या ये वाली मेंटेलिटी पाकिस्तान में किसी और लीडर के पास नहीं है। या हाफिज नईम ने जो है वो अपने अमल से साबित किया।
तो हाफिज नईम की जो कराची को हक दो तहरीक थी वो एक बहुत नतीजा खेज और एक कामयाब तहरीक थी। अगर वो अमीर रहते तो शायद नहीं क्या सूरत हाल होती, लेकिन अगर इस तहरीक को पूरे मुल्क में लेके जा रहे हैं और हक दो आवाम को के नाम से वो तहरीक चला रहे हैं, तो इनके धरने को या इनकी हिकमत अमली को हुक्मरानों को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सही। और इस वक्त ऐसे वक्त में कि जब लोगों के जहनों में जो है इंतशार खलफिशार, जो जिस लोगों का जो जहन है, हर आदमी जहनी मरीज जो बन चुका है। इस वक्त अगर आप डेटा निकलवाएं तो सबसे ज्यादा जो रश है वो जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं, उन जो जहनी अमराज के डॉक्टर हैं, उनके क्लिनिक में लोग जो है वो जहनी मरीज बन रहे हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टरों की इस वक्त चांदी हो गई, दूसरे लफ्जों में हम यूं कह लें। तो ये अगर ये धरना जैसे इन्होंने ऐलान किया, मुझे नहीं पता उस ऐलान पे किस हद तक जो है वो कारबंद रहते हैं, अगर वो वहां बैठ जाते हैं तो ये वो तहरीक इंसाफ का नाच गाने वाला धरना नहीं होगा। इस धरने को फिर इस धरने की जो है ना आप कैलकुलेशन जब लोग इसको उस धरने के साथ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। तो अब वक्त आ गया है कि भाई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रास्ता निकालें। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी कम ज्यादा जो इस मुल्क में वसाइल हैं वो तबका अशराफी हड़प करती रहे और ये करोड़ों लोग जो है भूख और फाके से मरते रहे। देखिए ये जो हर आदमी कह रहा है ना मिडिल क्लास खत्म हो रही है, मिडिल क्लास खत्म हो रही है, ये मिडिल क्लास का खत्म होना भी जो है ना ये कोई अच्छी अलामत नहीं होता। दुनिया में जब भी जहाँ भी इंकलाब पैदा हो रहे होते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो मिडिल क्लास होती है। अगर मिडिल क्लास खत्म हो रही है तो फिर ये समझ लें कि पाकिस्तान में भी इंकलाब जो है ना वो बहुत करीब है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास जो है पीछे मुड़ के जाने का ऑप्शन होता है। गरीब आदमी के पास, भूखे आदमी के पास, नंगे आदमी के पास ऑप्शन नहीं होता। सही। इस नुक्ते को समझना होगा। अगर मिडिल क्लास खत्म हो रही है तो फिर ये नबीद भी है इस कौम के लिए। क्या हो सकता है खुशी वो शादमानी वो और खुशहाली हम अपनी जिंदगी में ना देख सकें, लेकिन फिर हमारी नस्लें जरूर जो है वो देखेंगी जो ख्वाब हमारे बड़ों ने देखे, हमारे बुजुर्गों ने देखे। तो ये बहुत सारी सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है। इसकी कैलकुलेशन इस वक्त जो हुक्मरान तबका है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। आप ये समझते हैं कि जो जिस तरह कल चलता था उस तरह आज चलेगा, तो कल की तरह आज नहीं चलेगा। इस बात को इनको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। शकील अंजुम साहब, सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है। जिस तरह से अब ये धरने एहतजाज का आगाज़ होने जा रहा है और ये जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं कि अभी शायद हुकूमत वुज़रा ख़ासतौर पर जो रेलिवेंट मईशत से हैं वुज़रा वो इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, जो फैसल साहब भी पॉइंट उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उन्होंने किस किस्म का बजट पेश किया है। और ख़ास तौर पर जब वो ये बात करते हैं कि हमें गरीबों का एहसास है और ये गरीबों के लिए हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में यही जो जुमला है हुकूमत का यही उनके जवाल का सबब बनेगा और यही जुमला जो है एक तहरीक में बदलेगा। क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ने टैक्सेस का बोझ लाद दिया है आवाम पर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया, और अपनी मुराद जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं की। वो पहला दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि हुकूमत चुप कर कर बजट के जो अदाद व शुमार पेश करती थी उनके बारे में जो आम आवाम थी, आम तबका था, उस तक वो अदाद व शुमार नहीं पहुँचते थे, तो लोग खामोश हो जाते थे। और जो हालात हैं वो ऐसे नहीं थे जो पिछले अदवार गुजरे हैं। अब आए रोज़ जो है बिजली की कीमत में इजाफा, लोग यकीन करें जब बिजली का बिल आता है तो लोग उसको उठाने से पहले डर जाते हैं, पहले बाकायदा तौर पर दुआ पढ़ते हैं कि या अल्लाह बचाना इस बिल से। लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स होती जा रही है। अभी आपने बताया कि 5 रुपए और इजाफा होगा। जब 5 रुपए और इजाफा होगा और ये जो बिल अगले माह आएंगे जिसमें ये टैक्सेस सारे लग कर आएंगे तो आप फिर सोचिएगा कि वो बिल कितने होंगे। और हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने अपने लिए किसी मरात में कोई कमी नहीं की, अपने एयर टिकट्स बढ़ाए, अपनी मरात में इजाफा किया, 500 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रख दिया। उसके बाद जो है जो हुकूमत के अखराजात थे, शाहाना अखराजात, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। और इसके बावजूद फिर जो है दावे किए जाते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि हम महंगाई में कमी कर रहे हैं। गंदम की कीमत, गंदम का जो हाल इन लोगों ने किया है वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। लोगों ने उसको जखीरा कर लिया है,
जखीरा अंदोजों ने। अब ऐसा ऐसा कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। आपको गंदम जो है आने वाले दिनों में 4500 रुपए 5000 रुपए मन मिलेगी। और हुकूमत ने क्या किया कि एक सेक्टर है जो इस वाहिद पाकिस्तान में जो जिससे जो है बचत हो सकती है, वो है एग्रीकल्चर। अगर हुकूमत एग्रीकल्चर को फोकस करेगी तो हमारी बचत हो सकती है, मगर हुकूमत की तरजीहात में एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं है। अगर एग्रीकल्चर होता तो हुकूमत जो है किसानों से गंदम खरीदती। किसान रुल गया, उन्होंने सड़कों पर रख कर गंदम जो है 2500 रुपए बेची है और 3900 रुपए का हुकूमत ने रेट दिया। इस सारी सूरत हाल में जो लोग निकल रहे हैं, लोग वो ये समझेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि लोगों को सिर्फ लीड करने वाला बंदा चाहिए। जिस किसी ने भी अवाम को लीड कर लिया, अवाम ने ये नहीं देखना इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, इसका मुस्लिम लीग से है, इसका जमात इस्लामी से है, इसका पीटीआई से है। अवाम ने उसके पीछे लब्बैक कहकर और चल पड़ना है। आपने देख लिया कि कश्मीर में क्या हुआ, लोग निकले और उन्होंने अपना हक हासिल किया। और देख लें कि उन्होंने बिजली की कीमत कम कराई। खान साहब ने कीनिया की मिसाल दी। कीनिया में लोग जो है 39 लोग जहाँ भाग हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एहतजाज नहीं छोड़ा है। और लोग वो कह रहे हैं कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी, पुराने टैक्सेस नए टैक्सेस वापस नहीं लिए जाएंगे, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। तो इसलिए हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से निज़ाम हुकूमत चलाएंगे तो मेरा ख्याल है इस तरह से निज़ाम हुकूमत नहीं चलेगा। जी इलियास साहब, आपको लगता है कि हुकूमत वाकई अवाम का दर्द महसूस करते हुए ये सोचेगी, एहसास करेगी? इलियास साहब, अब तो देखें, गवर्नमेंट ने तो साफ तौर पर कहा कि जी बजट बड़ा अच्छा दिया है। इसमें क्या दिया जा सकता था इस हालात में कि जी जब IMF से कंडीशंस और उनकी तमाम रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरा करने। आप देख लें जो टैक्सेस लगे, दूध भी महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई सारी। उधर से सैलरीड क्लास के साथ ज्यादती की, उनका टैक्स बढ़ा दिए, तो वो जाएँ तो कहाँ जाए। बिजली तो एक अलग एक कंपोनेंट है। इसके अलावा तो देखें जो सारी चीज़ें हैं, आप खाने पीने की, सब्जियां तक, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, सब चीज़ें महंगी होगी। हर चीज़ पर टैक्स लगाया है। वो देखें, अब आपकी इंपोर्ट भी बढ़ जाएगी, इंपोर्टेड चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, आपके इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया। अब इन्फ्लेशन ये कह रहे हैं कि जी जब 42-43% से कम करके 12% पर लेके आए, ये किस हिसाब से कह रहे हैं, किस तरह करेंगे, किस तरह साबित करेंगे। आप देखें ये सारी इन्फ्लेशन अगले महीने में ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। आवाम के आदमी तो कुछ नहीं रहा, आवाम के जो पैसे थे, उसकी परचेजिंग पावर थी, वो उसके हाथ से कम हो गई है। उसकी जो कीमत है, कुव्वत ख़रीद है, वो कहाँ गई है। उसके देखिए उसकी सैलरी जो आती थी, उसकी सैलरी माइनस में चली गई मज़ीद। तो वो बेचारा क्या करेगा। फीसें स्कूल की बढ़ गई, हर चीज़ जो बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी, तो जाहिर है लोगों ने अपनी चीज़ें पूरी करनी है। तो इसमें एंड यूज़र है जो, वो तो मारा गया। उसने तो जो टैक्स देना है उसके एटसोर्स कट गया। उसके बाद जो चीज़ हर चीज़ लेता है, टूथपेस्ट ले, दूध ले, पानी ले, हर चीज़ पर वो टैक्स दे रहा है। तो क्या करे वो तो अपना बताएं बजट में से जो है, सैलरी में से 50 से 60% तो टैक्स ही दे देता है। बाकी क्या उसने क्या करना है इसमें। ऐसे हालात में लोग इनको दुआएं देंगे, नहीं देंगे, और क्या करेंगे। ये तो उनको खुद समझ होनी चाहिए कि बजाय इनको रिलीफ देनी। IMF ने ये नहीं कहा था कि जी इनको साथ टैक्स लगाया जाए। उन्होंने कहा था टैक्स की बेस ब्रॉड करें, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में ले आए। ये कह रहे हैं जी हम 10.5% पर पहुंच जाएंगे GDP का। GDP का टैक्स नेट तो आपका बड़ा ही नहीं है। आप उन्हीं लोगों से टैक्स का बोझ डाल दिया है जिनसे पैसे ले रहे थे। अगर देखें बिजली पर ना अगर टैक्स लें, पेट्रोलियम लेवी पर, पेट्रोल पर टैक्स ना लें, एट सोर्स डिडक्शन ना करें, तो फिर कहाँ से टैक्स आता है। ये सूरत हाल है सारी। ये तो सिर्फ वो है जो मुराद याफ्ता हैं, जिनको गवर्नमेंट मुराद दे रही है ना, वो इस तरह तारीफें करेंगे। बाकी तो कोई नहीं बोलेगा। जिसकी जेब से जाता है सैलरी महीने की, उसकी तो सारी खत्म हो गई सैलरी। गवर्नमेंट को चाहिए था कुछ रिलीफ देने की बातें करती। अब गवर्नमेंट अगर है तो चीज वो बताएं, दिखाएं क्या चीज है। आप देखें प्रॉपर्टी टैक्स तक बढ़ा दिए, यानी कि लगा दिए। पंजाब में देखें 53% जब लोगों को मजीद टैक्स देना पड़ेगा तो लोग फेडरल टैक्स भी देंगे, प्रोविंशियल टैक्स भी देंगे, तो क्या करेंगे लोग इधर। ये तो बुरे हाल कर दी है। अब एंड पर दीवार के साथ धकेल दिया है। अब क्या करेंगे। इन्होंने तो इधर ही रहना। इनके पास, बाकियों के पास तो ग्रीन पासपोर्ट के अलावा ब्लू पासपोर्ट है, रेड पासपोर्ट। बाहर चले जाएंगे, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। मरेगा कौन? सिर्फ पाकिस्तानी जो
इनके पास तो कोई जवाब नहीं, अब तो ये छुपा करेंगे बस, और क्या करेंगे अवाम के साथ। अवाम को इतना तंग कर दिया, इसके बाद क्या किया जा सकता है? इकोनॉमी तो ये ठीक नहीं कर सके, अभी ठीक करने के लिए, चलाने के लिए जाहिर है टैक्स की जरूरत होती है, तो अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया, इनसे इन्हीं के निकालेंगे। फिलहाल तो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक हो जाएगा जी, बोझ डालते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अवाम नहीं लगता है तमाम हुक्मरानों को पालना है, टैक्स देकर हर चीज़ खरीदनी है, उस पर फिर टैक्स देना है। तो ये तो हुक्मरानों को फिर अवाम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके टैक्स की वजह से उनको मराद जो मिलती हैं, जो जिसमें वो कटौती करना बर्दाश्त नहीं करते, वो सिर्फ अवाम के टैक्स की वजह से, अवाम की मेहनत की वजह से है। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, वज़ीर आज़म के दौरे ताजिकिस्तान से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या मईशत के लिए कोई मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ताज़ीन, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आस्ताना पहुँचे, जहाँ इजलास की साइड लाइन में अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें से एक अहम मुलाकात शहबाज शरीफ की रूसी सदर से भी हुई, जिसमें उन्होंने रूसी सदर को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। और मुलाकात के दौरान खिताब में शहबाज शरीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान के रूस के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात जियो पोलिटिकल सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे, ना ही किसी दूसरे मुल्क की वजह से पाक रूस ताल्लुकात पर कोई मनफी असर पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि रूस के साथ तिजारत को मजीद फ़रोग़ देकर $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रूसी सदर ने इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तिजारती रवाबत की बदौलत दो तरफ़ा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई, तवानाई और ज़राअत के शुबों में हम अपना ताउन बढ़ा सकते हैं। इसी से मुतल्लिक़ सवाल आमिर साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगी, कितनी अहम मुलाकातें हैं प्राइम मिनिस्टर की, और ख़ासतौर पर अगर मईशत के हवाले से जिस तरह से रूसी सदर से मुलाकात हुई, ज़ाहिर है बाहमी तिजारत और बाहमी रवाबत के हवाले से भी बातचीत आगे बढ़ी, तो आपको लगता है कि इन मुलाकातों के कोई मस्बत नताइज सामने आएंगे? मस्बत नताइज तो आने चाहिए। असल मकसद तो इन विजिट्स का ये कोई बायलैटरल विजिट तो है नहीं कि सिर्फ ताजिकिस्तान के साथ मीटिंग है। ज़ाहिर है चाइना, रशिया, सारे जो ममालिक इस तंजीम के मेंबर हैं उनके नुमाइंदे आ रहे होते हैं, और फिर बातचीत होती है, दो तरफ़ा इशूज़ भी साथ आ जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ताजिकिस्तान को ऑफ़र की कि हमारा बॉर्डर आप, हमारी जो पोर्ट है कराची की, उसको यूज़ करें। अब उसके अंदर बीच में अफ़गानिस्तान आता है, बार्टर सिस्टम पे हम रशिया के साथ बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ें अगर तो हो जाएं फिर तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है कि आपको डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर बार्टर में चीज़ों के बदले में चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि हमारे यहाँ माहौल बन नहीं रहा। बहुत अरसे से कोशिशें भी हो रही हैं, विजिट्स भी इसीलिए होते हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि ये दौरा सिर्फ तस्वीरों के लिए है। ज़ाहिर है कि ख़ित्ते में आपको हर तरह के मामलात निपटाने पड़ते हैं। आपका सबसे ज़्यादा हॉस्टाइल पड़ोसी है इंडिया, जो हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए मौजूद है, फसाद दहशतगर्दी के लिए मौजूद है। और आप इस तंजीम में गए भी इसीलिए थे कि वो पहले से वहाँ मौजूद है, और आप भी जाएं और अपना नुक्ता नज़र भी पेश करें और इन ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाएं। बहरहाल हमारी विजिट्स तो होते हैं इसी बुनियाद पे। अल्लाह करे कि हमारे नताइज भी निकलें, हमारे मामलात भी बेहतर हों। यही हमारे लिए बेहतरी का रास्ता है कि आपकी कुछ ना कुछ आपको डॉलर बचे और पैसा पाकिस्तान के अंदर आए। जी अयाज साहब, देखिए ये ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें, जैसे बड़ी देर से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब भी इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, यूएई भी, मतलब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ये जो मंसूबे होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। इसका फौरी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। सही। वो ठीक है, आपने रशिया के साथ, वो चूँकि एक लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उसके बाद यूक्रेन जंग शुरू हो गई और उसके बाद तासुर भी यही दिया गया कि वो शायद बगैर पूछे चला गया था वो प्राइम मिनिस्टर, इसलिए बहुत गलत काम कर लिया। तो रशिया के साथ भी ताल्लुकात आपको बहुत पहले ठीक कर लेने चाहिए थे। आप टोटल बैंक कर गए अमेरिका पे। अमेरिका दूर बैठा हुआ है, बैरी बेड़ा आज तक उसका पहुंचा नहीं, जिसका हम शायद आज भी इंतजार कर रहे हैं। इंडिया ने देखे क्या किया, रशिया से ताल्लुकात बनाए, क्योंकि वो जाहिर है वो खित्ते में है, करीब था जी। उसके बाद जब उन्हें समझ आई कि अब अमेरिका के साथ बनाने चाहिए, वो अमेरिका के साथ चले गए। स्टिल उन्होंने रशिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं किए, उनके मामलात रशिया के साथ भी वैसे ही हैं। तो जाहिर है हमारी तो स्टेट का मसला ये है ना हमेशा से कि हम बिल्कुल वो जैसे वो मुआशरे में शिद्दत पसंदी नजर आती है, मुझे स्टेट की पॉलिसीज में भी नजर आती है। मैं शुरू से देख रहा हूँ कि आपने एक तरफ हो गए जी बस हमारा ताल्लुक इन्हीं से है,
बड़ी अच्छी बात है, आप दौरे भी करें, मुज़ाकरात भी करें, तस्वीरें भी बनवाएं, मतलब उसमें क्या हर्ज है, वीडियोस भी बनवाएं अच्छी। अब हाथ पकड़ के देर तक दबाते भी रहें, गले भी मिलें, कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इन दौरों से को फौरी रिलीफ मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो इनको अपने पे कट लगा के हुक्मरानों को और जो इलीट क्लास है आपकी इस मुल्क की, जब तक वहां कट नहीं लगेगा, ये दौरे हाँ अच्छे हैं, आप मतलब इंतजार करते रहें, मतलब अगर जिंदा रहे तो शायद कोई इसका फल भी मिल जाए आपको। फैसल साहब, तो मैं जो यार साहब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो कितना लॉन्ग टर्म होता है? ये तो जो गैर ममालिक हैं हमसे मायदे करके मुकर जाते हैं। अभी सऊदीया के जो वफ्द आया था इमरान खान के दौर में, जो उनकी इमरान खान साहब ने गाड़ी भी चलाई थी, उस वक्त वो जो मायदे करके गए थे, कोई उसकी आज तक कोई इन्वेस्टमेंट आई है क्या? उसमें कोई जो है पेशरफ्त हुई है क्या? लेकिन भारत में जो मायदे किए थे वहाँ जो है पेशरफ्त जो है वो शुरू हो गई। मसला हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया पाया कि हमारी खारजा पॉलिसी में मसला क्या है। और जो खारजा पॉलिसी में आप किसी से भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, आपको अपने पड़ोस के साथ, चाहे वो पड़ोस ईरान हो, चाहे वो पड़ोस अफगानिस्तान हो या भारत हो, इनके साथ आपने अपने अच्छे ताल्लुकात करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में, माशी तबाही में जो बहुत सारे असबाब है, उसमें एक सबब ये भी है कि हमारा किसी भी पड़ोस के साथ जो है वो अच्छा रिश्ता नहीं है। बाकी ये जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा है, हम तो एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा है, कोई अच्छे मायदे हो जाए, पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का सामान पैदा हो जाए, कहीं से अच्छी कोई ताज़ा हवा का झोंका आ जाए। इसके अलावा क्या कर सकते? जब ये झोंका आ जाएगा, ये चीज़ें जो है वो ज़मीन पर, ग्राउंड पर आ जाएंगी, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो हम अब तक बचपन से अब तक मायदे MOU देखते हुए आ रहे हैं। चले फिर ताज़ा हवा के झोंके का इंतजार करते हैं। वैसे ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल है। शकील अंजुम साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, आपके ख्याल में कितनी अहम मुलाकातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और ये हमारे लिए मईशत के लिए कोई मस्बत नताइज सामने आएंगे? दुआ मेरा ये ख्याल है कि इन मुलाकातों का कोई मईशत से तो कोई लेना देना नहीं है। ना ही माजी में जो मुलाकातें हुई, या वज़ीर आज़म ने या हमारे इससे पहले जो हैंडसम वज़ीर आज़म थे उन्होंने मुलाकातें की और दौरे किए और वहाँ पर मुआहदे किए, उसका कोई एक रिज़ल्ट आया तो अभी बता दें आप मुझे। अभी चाइना का दौरा करके आए वज़ीर आज़म साहब, सऊदी वफद आया, UAE का वफद आया, खबर सुनाई गई कि अरबों डॉलर की जो है सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। हालत यह है कि बजट का जो खसारा है वो पूरे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको पूरा करने के लिए हमने कर्ज के तौर पर $1 अरब UAE से लिया हुआ है, चाइना से लिया हुआ है, सऊदी अरब से लिया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ से सरमायाकारी आएगी जब मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, दहशत गर्दी की नई लहर जो है वो खड़ी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए मेरा ये ख्याल है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, सियासी जमातें, उन्हें बैठकर एक नया मिसाक जमहूरियत करना पड़ेगा अगर वो इस मुल्क के वाकई मुखलिस हैं अवाम और मुल्क के साथ, तो नया मिसाक जमहूरियत करें और बैठकर बात करें। जी इलियास साहब, लेकिन जी सरमायाकार जब सरमायाकारी करता है तो उसको रिटर्न अपना देखता है कि उसको रिटर्न क्या मिलेगा, उसके कहाँ प्रॉफिट है, ये तमाम चीज़ें। जब हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसे है कि लोकल सरमायाकार खुश नहीं, वो जाके उनके मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है, तो फिर कैसे करेगा कोई? ये तो वो ऐसी मुलाकातें करने गए हैं, लेकिन एक एफर्ट तो करनी चाहिए, जाके बताना चाहिए। ये तो वैसे ही जो मुआहदे हुए आज तक सऊदीया से जो हुए, जो दूसरे ममालिक से हुए, उनके क्या रिजल्ट्स मिले? कोई आई इन्वेस्टमेंट करने आए, आपने फॉलोअप नहीं करना होता, ना कोई फॉलोअप किया, ना किसी ने ये किया, तो सारी सूरत हाल उसी तरह रहती है, जमूद का शिकार रहती है। इसके लिए बाकायदा एक एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, कोशिश करनी चाहिए, अपने मुल्क को अपना मुल्क समझना चाहिए। ये अगर ये सोचेंगे, अपना वतन सोचेंगे, अपना इस तरह करेंगे, ज़ाहिर है इनकी अपनी प्रॉफिट अपना सारा देखते हैं कि पहले कि हमें क्या फ़ायदा है। आपका पॉइंट जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। आप सबको शुक्रिया। आज की एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।